अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपोजिंग रिएक्शन। सबसे पहले देखेंगे अपोजिंग रिएक्शन क्या है, फिर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर की। अपोजिंग रिएक्शंस हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो हमारे पास अपोजिंग रिएक्शंस होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम डबल एरो से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट ए है जो कन्वर्ट हो रहा है बी प्रोडक्ट बी में। रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी में, प्रोडक्ट बी अगेन कन्वर्ट हो रही है रिएक्टेंट ए में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि पहले रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में बना, फिर जो प्रोडक्ट बनी थी वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होगा, यानी कि रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होगा। और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो हमारे पास रेट कांस्टेंट होता है वो हमारे पास के एफ होता है। एफ यानी कि फॉरवर्ड से एफ आप याद रखें। बैकवर्ड के लिए के बी, यानी कि बैकवर्ड्स का बी जो है के बी। रेट कांस्टेंट्स है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो ए की कंसंट्रेशन जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गई थी प्रोडक्ट बी में। तो यानी कि ए की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई थी और बी की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो गई थी, इंक्रीज़ होना शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ पे उसके बाद आफ्टर कुछ इंटरवल, आफ्टर कुछ टाइम बी जो है वो दोबारा कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट में, यानी कि बी प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट में। तो ए की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और बी की कम हो जाती है। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जब ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो तब इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमारे पास हमें क्या पता चला है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है तो एफ इज़ इक्वल टू रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और बैकवर्ड के लिए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आर एफ इज़ इक्वल टू आर बी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, तो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है तो हमारे पास रिएक्टेंट कितने होंगे, एक। अपोज्ड कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर से ही तो प्रोडक्ट भी कितने होंगे, एक। तो लेट कर लेते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास बी है और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ए है। अपोज्ड कर रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं तो हमारे पास रेट कांस्टेंट्स भी आएंगे, जो कि हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब टाइम टी जब ज़ीरो होगा तो ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, स्मॉल ए, और बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़ीरो। अभी रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट होना नहीं शुरू हुए प्रोडक्ट में, तो इसीलिए बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़ीरो। और जब टाइम टी होगा तो ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, ए माइनस एक्स, और बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, एक्स। अब जब हम इक्वेशन लिख लेते हैं तो अब हम इनके रेट्स को फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, रेट्स को फाइंड करेंगे, रेट्स ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखते हैं, रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या था, ए। रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन ऑफ बी के। अब देखें हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या था, ए कन्वर्ट हो रहा था, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या था, ए हमारे पास रिएक्टेंट था, ये कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट बी में। अब जब बैकवर्ड रिएक्शन था तो बी हमारे पास ए में कन्वर्ट हो रहा था, तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट को क्या था, बैकवर्ड रिएक्शन में बी था, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ बी आएगा यहाँ पे। ठीक है, आर एफ ऐसे आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एफ और ए की कंसंट्रेशन एट टाइम टी पे क्या है, ए माइनस एक्स आ जाएगी, और आर बी इज़ इक्वल आ जाएगा के बी के, और बी की कंसंट्रेशन क्या है, एक्स। ठीक है, जब हम रेट्स को फाइंड कर लेंगे तो अब हम क्या फाइंड करेंगे कि हमारे पास ओवरऑल नेट रेट क्या आया है। नेट रेट क्या होगा, नेट रेट होगा आर
इज़ इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रेट हमारे पास क्या होता है dx/dt, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आर एफ हमारे पास क्या वैल्यू आई है KF(a-x) माइनस आर बी की क्या वैल्यू आई है KBx। तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम पर, अगर जब हमारे पास रेट्स आ गए हैं एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, हम अप्लाई करेंगे कि जब एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेज थी, तो हमने देखा है कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगी जो हो वो हमारे पास यहाँ पे कह लेते हैं कि वो कंसंट्रेशन हमारे पास एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम पे होगी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड पे। अभी हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड की जो वैल्यूज़ निकाले हैं वो यहाँ पे पुट करते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड की क्या निकाली थी KF(a-x) और रेट ऑफ बैकवर्ड की KBx। यहाँ पे देखें x को हमने इक्वल किया इक्विलिब्रियम के XE के, तो यहाँ पे हम इनके साथ XE इनको पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम KB की वैल्यू को निकालेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 हमने पीछे लिखी थी उसमें पुट करेंगे। KB की वैल्यू को निकालेंगे, KB इधर रहेगा, यहाँ पे XE मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, A-XE इंटू XE आ जाएगा। ये हमारे पास KB की वैल्यू आ गया। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट KB वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो कुछ इस तरह आ जाएगी। ये हमारे पास KB की वैल्यू होगी। हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जो हमारे पास आई थी dx/dt इज़ इक्वल टू KF(a-x) माइनस, अब KB की वैल्यू आएगी जो कि आई है KF(a-x)E इंटू XE और साथ x। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो KF क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। KF को हम ले लेंगे कॉमन, तो अंदर हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी A-x माइनस A-XE इंटू XE और साथ x। यहाँ से देखें तो XE का हम क्या लेंगे एलसीएम। जब हम XE को एलसीएम में लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A-x और साथ आ जाएगा XE, और ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाएगी, इज़ इक्वल टू KF। यहाँ पे देखिए XE अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा AXE माइनस XXE माइनस AX माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस XXE हमारे पास आ जाएगा इंटू XE आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखें माइनस XXE प्लस XXE ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास KF, और यहाँ से देखें A इसमें भी है, और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी AXE माइनस AX इंटू XE। अब यहाँ से A कॉमन आ रहा है तो A को भी हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो KFA कॉमन आ गया, तो हमारे पास जो वैल्यू रह गई है अंदर वो रह गई है XE माइनस X इंटू XE, और ये dx/dt ऊपर से नीचे आ रहा था। ठीक है, तो dx/dt की जब वैल्यू आ जाती है तो हम इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देते हैं। तो dx/dt की वैल्यू में हम थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। XE माइनस X यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू KFA, और ये dt इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और नीचे आ जाएगी हमारे पास XE। अब हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन। हमने क्या किया है x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ रख लिया और बाकी फैक्टर्स को एक तरफ कर लिया है। अब हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ इंटीग्रेशन नहीं आएगी, बाकी सब वैल्यूज़ के साथ इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो हमारे पास आएगी इंटीग्रेशन dx
इंटू एक्स ई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू के एफ ए एक्स ई इंटीग्रेशन डी टी। के एफ और ए एक्स ई हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इस वजह से ये इंटीग्रेशन में नहीं आए हैं, और डी टी और ये हमारे साथ इंटीग्रेशन में आ गए हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे x के साथ क्या है, माइनस है, तो लेकिन यहाँ पे तो उसके डेरिवेटिव के साथ तो कोई माइनस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस से खुद से मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक उसके डेरिवेटिव के साथ लिख देंगे और एक उसके साथ बाहर लिख देंगे। जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सेम फैक्टर बन जाएगा, तो एक्स ई माइनस एक्स आ जाएगा इज़ इक्वल टू के एफ, ये वाली सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन खोल के लिखेंगे, तो यहाँ पे ये वाला माइनस नीचे आ जाएगा, और जब भी इंटीग्रेशन जो है ऐसे हो हमारे पास, तो वो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 a माइनस एक्स हो तो उसकी वैल्यू आ जाती है माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। ठीक है, ये वाली वैल्यू होते हैं। क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, नेचुरल लॉग हम लिखेंगे और नीचे जो वैल्यू होगी वो सारी एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, के एफ ए एक्स ई एज इट इज़ आ जाएगा और टी आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। सी हमारे पास कांस्टेंट है, जब भी हम इंटीग्रेशन को खोल के लिखते हैं तो ये कांस्टेंट सी हमारे पास आता होता है। अब हम क्या करेंगे, हम सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जो इक्वेशन नंबर, ये हम इसको कह लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आई है, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो सी की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे लिमिट्स। लिमिट्स हमारे पास क्या होंगी, जब हमारे पास x 0 है, यानी कि कंसंट्रेशन ज़ीरो है, वो कब ज़ीरो है, जब t ज़ीरो है। जब टाइम ज़ीरो था तो x की वैल्यू भी क्या थी, ज़ीरो थी। ये लिमिट हम अब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 पे, तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे ज़ीरो और जहाँ पे t होगा वो ज़ीरो। यहाँ पे x था तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो माइनस नेचुरल लॉग x ही हमारे पास रह जाएगा इज इक्वल की इस साइड पे। ये t ज़ीरो होगा तो ये इस पूरे फैक्टर जो इसके साथ मल्टीप्लाई और ज़ीरो हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, माइनस नेचुरल लॉग x e। अब इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट c वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुट c वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी, नेचुरल लॉग x e माइनस एक्स इज़ इक्वल टू के एफ ए एक्स ई टी माइनस नेचुरल लॉग एक्स ई। अब नेचुरल लॉग वाली वैल्यूज़ को हम एक तरफ ले आते हैं, बाकी फैक्टर्स को एक तरफ रहने देते हैं। ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर क्या आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स प्लस नेचुरल लॉग एक्स ई इज़ इक्वल टू के एफ ए एक्स ई टी आ जाएगा। अब नेचुरल लॉग में अगर दो वैल्यूज़ हों या लॉग में हमारे पास दो वैल्यूज़ हों, तो उनको हम ऐसे लिख लेते हैं कि पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ ऊपर आ जाती है और नेगेटिव वाली वैल्यू नीचे चली जाती है, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन आ गई है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन आई है। हम ग्राफ को प्लॉट भी करते हैं। अलोंग y एक्सिस पे हमारे पास ये है और एम एक्स हमारे पास ये है, यानी कि हमारे पास x यहाँ पे जो ऑन दी एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम t होगा, और m हमारे पास यानी कि स्लोप में हमारे पास के एफ ए इंटू एक्स ई होगा। अलोंग y एक्सिस पे हमारे पास ये वैल्यू होगी। तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। अलोंग एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम t। अलोंग दी y एक्सिस पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग एक्स ई इंटू एक्स ई माइनस एक्स आ जाएगा। और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन है, जो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगी, जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और हमारे पास स्लोप क्या है, ये है के एफ ए एक्स ई। ये हमारे पास क्या है, स्लोप है। ठीक है, ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 आई है, जिसको हम
ये हमारे पास जो आई है इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से अगर हम चाहें तो के एफ़ की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? ये सारे फैक्टर्स जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास के एफ़ की वैल्यू आ जाएगी। तो के एफ़ की वैल्यू हमारे पास आएगी, के एफ़ इज़ इक्वल टू एक्स ई इंटू ए टी नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स। ये हमारे पास के एफ़ की वैल्यू आ गई है। अगर हम चाहें तो हम के बी की भी वैल्यू फाइंड एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। के एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या था, जैसे हमने पहले देखा था, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल था? रेट ऑफ बैकवर्ड के। और हमारे पास जो कंसंट्रेशन थी वो कंसंट्रेशन हमारे पास एट द इक्विलिब्रियम पर थी, ठीक है। ई इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर एफ की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, के एफ ए माइनस एक्स, और के आर बी की क्या थी? के बी एक्स। तो क्योंकि ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे है तो एक्स के साथ क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। ये हमने पुट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने के एफ़ की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। वो के एफ़ की वैल्यू को हम इस अबव इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करके तो हमारे पास के बी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को कह लेते हैं कि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। तो यहाँ से हम के एफ़ की वैल्यू को निकालेंगे, तो के एफ़ इधर रहेगा, ये मैम जो वैल्यू है मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, ए माइनस एक्स ई आ जाएगा। अब इस के एफ़ की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। पुट के एफ़ वैल्यू इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में हम पुट करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? के बी एक्स ई ए माइनस एक्स ई इज़ इक्वल टू एक्स ई ए टी नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स। तो अगर देखें तो यहाँ से कुछ कटिंग हो रही है, के बी इधर रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज़ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। के बी इज़ इक्वल टू एक्स ई ए टी मल्टीप्लाई ए माइनस एक्स ई नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स। ये वाली वैल्यू ये आ गई है। तो यहाँ से देखें एक्स ई से कैंसिल, तो हमारे पास के बी की जो वैल्यू आई है वो आई है ए माइनस एक्स ए टी नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स। तो ये हमारे पास के बी की भी वैल्यू आ गई है। रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, अगर हम चाहें तो इक्विलिब्रियम भी फाइंड कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम, रेट कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? अगेन एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम लेंगे। तो एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या था? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल था रेट ऑफ बैकवर्ड के। तो हमारे पास क्या था? एक्स की जो वैल्यू थी वो एक्स ई के इक्वल यानी कि इक्विलिब्रियम पे थी, और हमारे पास आर एफ किसके इक्वल था? के एफ ए माइनस एक्स के। आर बी किसके इक्वल था? के बी एक्स के। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी? ये वाली वैल्यू को हमने पुट किया है। तो अगर देखा जाए तो इक्विलिब्रियम पे जो रेट कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास? उसको हम के ई क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, रेट कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम के लिए। तो वो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब वो रेशो होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की। तो यहाँ पे देखें के एफ यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। के बी क्या हो रहा है? इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा। ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही थी? मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ए माइनस एक्स ई। आर एफ
आर बी सॉरी के एफ इन रेशो है के बी की, ये किसके इक्वल है, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम के। तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम की भी इक्वेशन आ गई है, उसकी भी वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास एक और टर्म है, ये लास्ट टर्म है कंपोसाइट रेट कांस्टेंट, जो कि के सी है। अब कंपोसाइट रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है, के सी इक्वल है कि रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब एक कंपोसाइट डायरेक्शन के लिए भी हमें फाइंड करने के लिए हम अगेन एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम लेंगे, एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड के, और जो एक्स की कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम पर एक्स की कंसंट्रेशन है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी कि के एफ ए माइनस एक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी, और के आर बी की आ जाएगी के बी एक्स, और ये इक्विलिब्रियम पर है। अब कंपोसाइट हमारे पास इन दोनों का सम है, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। के एफ को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो के एफ ए माइनस के एफ एक्स ई आ जाएगा, के बी एक्स ई। ये यहाँ पे एक्स ई वाली और के एफ वाली वैल्यू प्लस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इस साइड पे रह जाएगा के एफ ए इज़ इक्वल टू के बी एक्स ई प्लस के एफ एक्स ई। यहाँ से देखें एक्स ई क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। हमारे पास अंदर वैल्यू रह जाएगी के एफ प्लस के बी, यहाँ पे आ जाएगा के एफ ए। के एफ प्लस के बी किसके इक्वल है, कंपोजिट रेट कांस्टेंट के। तो यहाँ पे आ जाएगा के सी एक्स ई इज इक्वल टू के एफ ए। तो के सी की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ गई है के एफ ए इंटू एक्स ई। ये हमने यहाँ से कंपोजिट रेट कांस्टेंट की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जितने भी हमने इसमें फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर में स्टेप्स किए हैं वो हम लिख लेते हैं। तो हमने वो कौन कौन से स्टेप्स किए हैं, सबसे पहले हमने निकाला है रेट, निकाला है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, हमने सबसे पहले स्टेप में किया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, नेट रेट निकाला है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। फिर हमने क्या किया है, इक्विलिब्रियम की स्टेज पर, एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टेज पे हमने क्या फाइंड की है, यहाँ से के बी की वैल्यू को फाइंड किया है। ठीक है, वो के बी की वैल्यू को फाइंड करने के बाद उसके बाद हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की है। इंटीग्रेशन के बाद हमने सी की वैल्यू को फाइंड किया है। फिर हमने प्लॉट किया ग्राफ, ग्राफ के बाद हमने किया है के एफ की वैल्यू निकाली है। उसके बाद हमारे पास जो आ गई है वो हमने फिर क्या किया था, के एफ की वैल्यू को फाइंड किया था और वहाँ से हमें के बी की वैल्यू मिली थी। ठीक है, 8वें स्टेप में हमने रेट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम पे निकाला था। तो रेट कांस्टेंट ये भी हमने एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम पे निकाला था। उसके बाद ये भी एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम से फाइंड किया था। उसके बाद हमने 9 वाले स्टेप में कंपोसाइट रेट कांस्टेंट जो है फाइंड किया, वो भी एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम पे फाइंड किया। सबसे पहले हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन को फाइंड किया। उसके बाद हमने नेट रेट फाइंड किया, जो कि आर इज़ इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड आया। फिर हमने एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम पर के बी की वैल्यू को फाइंड किया। वो के बी की वैल्यू को हमने इस रेट इक्वेशन में पुट किया है। फिर जो हमारे पास डी एक्स बाई डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। वहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और फिर सी की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आएगी जिसके ज़रिए जो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी, वहाँ से ग्राफ प्लॉट किया था। फिर एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम पर हमने के एफ की वैल्यू को फाइंड किया, जहाँ से हमारे पास के बी की वैल्यू फाइंड हुई। फिर एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम पर हमने
रेट कांस्टेंट एट द इक्विलिब्रियम को फाइंड किया, फिर एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करके हमने रेट कंपोजिट रेट को फाइंड किया है।